चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अलका गुर्जर और सतीश पूनिया राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। राजस्थान से 2 उम्मीदवार राज्यसभा जाएंगे। एनडीटीवी राजस्थान की खबर पर मोहर लगी है। एनडीटीवी राजस्थान ने इन 2 नामों को लेकर के पहले से ही जानकारी दी थी और एनडीटीवी राजस्थान की जो जानकारी थी बिल्कुल सटीक निकली है। पहले ही नामों के संकेत दे दिए गए थे। अलका गुर्जर के नाम को लेकर ऐलान होने से ठीक पहले ही हमने दिखाया भी था, बताया भी था कि उसके पीछे कारण क्या है, महिला चेहरा। और पहले ही ये बता दिया गया था कि एक चेहरा जो है वो महिला का होगा और महिला में जो है अलका गुर्जर का नाम इसमें प्रमुखता के साथ प्रबल दावेदार के तौर पर है। उनके नाम पर फिलहाल मोहर लगती हुई भी नजर आई है। तो यानी कि हमने जो आपको दिखाया था, जो बताया था, पहले से आपको ये संकेत दे दिए थे और उसी को लेकर के फिलहाल जानकारी मिल रही है और इस पर फिलहाल एनडीटीवी राजस्थान की खबर पर यह मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो राज्यसभा के कैंडिडेट हैं, दोनों कैंडिडेट के ऐलान हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का ऐलान होना भी बाकी है, लेकिन राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है। 2 नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एक नाम अलका गुर्जर यानी कि ये महिला रिप्रेजेंट करेंगी और दूसरा नाम सतीश पूनिया, पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। हरियाणा में उनका एक अच्छा खासा प्रभाव रहा था हरियाणा इलेक्शन के दौरान और उनके बताया जाता है कि उनके करिश्मे की वजह से ही और जो उनका कैडर के अंदर कसावट और मजबूती लाने के लिए जो ऑब्जर्वर के तौर पर उन्होंने काम किया था हरियाणा के अंदर, तो हैट्रिक वहां पर लगाई थी भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये एक बहुत बड़ा करिश्मा कह लीजिए कि हरियाणा के अंदर दिखाई दिया था उस वक्त। और हमेशा से क्योंकि हरियाणा के अंदर तो परिपाटी भी रही है 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन की, लेकिन जब हैट्रिक लगी तो उसको लेकर के हर कोई हैरान था क्योंकि परिस्थितियां उस वक्त अलग थी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको बारीकी से देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है और उसी के आधार पर किसी भी कैंडिडेट को आगे प्रमोट किया जाता है। तो इसीलिए जो दूसरा बड़ा नाम है सतीश पूनिया, उनके नाम पर मोहर लगी है। हालांकि सतीश पूनिया और अलका गुर्जर के नाम को लेकर पहले ही एनडीटीवी राजस्थान ने बताया था, संकेत इस बात को लेकर के दिए थे। हमने पहले ही आपको बता दिया था कि ये 2 नाम बड़ी सुर्खियों में है और इन नामों को लेकर के मोहर जो है लग सकती है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं और 2 नामों को लेकर के ऐलान हुआ है, बीजेपी ने अपने दोनों उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें एक महिला को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है। राजस्थान से राज्यसभा में अब तक राजस्थान से सिर्फ 9 महिलाएं उच्च सदन में आधी आबादी के प्रतिनिधित्व करने का उनको मौका मिला है। और यह आंकड़ा हैरान करने वाला भी है। आजादी के बाद से 74 साल में 142 सांसदों में महिलाओं की अब तक उपेक्षा ही दिखाई दी है, लेकिन फिलहाल एक कैंडिडेट को जो है महिला कैंडिडेट के तौर पर उतार करके एक बड़ा संकेत भारतीय जनता पार्टी ने दिया। राजस्थान से राज्यसभा का ये कैसा आंकड़ा? 74 साल में सिर्फ 9 महिलाओं को मिला मौका। राजस्थान की राजनीति में महिला सशक्तिकरण के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। बीजेपी और कांग्रेस में ही कई महिला नेता राज्यसभा चुनाव में महिला भागीदारी के लिए लॉबिंग कर रही हैं। लेकिन जब बात राज्यसभा की आती है तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। 74 साल के इतिहास में राजस्थान से कुल 142 सांसद राज्यसभा पहुंचे, लेकिन इनमें सिर्फ 9 महिलाएं ही जगह बना सकी। अब जब मरुधरा में 3 सीटों पर होने वाले चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इसके लिए 8 जून को नामांकन की आखिरी तारीख और 18 जून को मतदान होना है। राजस्थान से राज्यसभा पहुँचने वाली पहली महिला शारदा भार्गव थी। भार्गव पहली बार 1952 में संसद के उच्च सदन पहुंची और 1966 तक उन्होंने राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किया। राजस्थान के खाते में राज्यसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। इसके बावजूद 7 दशक से लंबे समय में केवल 9 महिलाओं का उच्च सदन तक पहुंचना इस बात का संकेत है कि महिला प्रतिनिधित्व को लेकर अभी लंबा सफर तय करना बाकी है। अब आंकड़ों के जरिए जानते हैं कितनी महिला नेताओं ने राज्यसभा तक का सफर तय किया है। पहला नाम शारदा भार्गव, जो कि कांग्रेस से राज्यसभा पहुंची। 1952 से 1966 तक उनका कार्यकाल रहा। वो राजस्थान की पहली महिला राज्यसभा सदस्य रहीं। लगातार 3 कार्यकाल तक उच्च सदन में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। महिला राजनीतिक नेतृत्व की शुरुआत उन्हीं से हुई। दूसरी कांग्रेस से ही नारायणी देवी, जिन्होंने 1970 से 1976 तक अपना कार्यकाल पूरा किया। ग्रामीण एवं महिला विकास से जुड़े विषयों पर वो सक्रिय रहीं। सामाजिक प्रतिनिधित्व को राज्यसभा में आवाज दी। तीसरी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, कांग्रेस से 1972 से 1978 तक उन्होंने प्रतिनिधित्व किया।
राजस्थान कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी रहीं। राजस्थानी भाषा और संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऊशी खान कांग्रेस से 1976 से 1982 तक राज्यसभा में रहीं। सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़ी रहीं। महिला शिक्षा और सामाजिक सुधार के मुद्दों पर सक्रिय रहीं। 5वीं कांग्रेस से ही शांति पहाड़िया, जो कि 1984 से 1990 तक राज्यसभा में रहीं। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के साथ सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाई। वही महिला अधिकारों और सामाजिक न्याय के मुद्दों की पक्षधार रहीं। बीजेपी की जमुना देवी बारूपाल छठी महिला रही जिन्होंने राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किया। 2000 से 2006 तक उन्होंने राज्यसभा में कार्यभार संभाला। राज्यसभा पहुंचने वाली प्रमुख दलित महिला नेताओं में शामिल थीं। सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के लिए उन्होंने काम किया। 7वीं प्रभात ठाकुर कांग्रेस से 2002 से 2014 तक उन्होंने कार्यभार संभाला। प्रसिद्ध कवयित्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहीं। महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर सक्रियता निभाई। 8वीं नजमा हेपतुल्ला बीजेपी से 2004 से 2010 तक राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किया। राष्ट्रीय स्तर की वरिष्ठ नेता थीं। राज्यसभा की उपसभापति भी रह चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल के तौर पर भी उन्होंने कार्यभार संभाला है। संसदीय परंपराओं और महिला प्रतिनिधित्व की मजबूत आवाज रही हैं। और 9वीं है सोनिया गांधी, जो कि कांग्रेस से 2024 से 2030 तक के लिए राज्यसभा में कार्यभार संभालेंगी। वो यूपीए की चेयरपर्सन भी रही हैं। पहली बार राजस्थान से राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुई। वर्तमान में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला सदस्य हैं। नारी शक्ति वंदन विधेयक तो कभी जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी जैसे नारे राजनीति में गढ़े गए। महिलाओं को स्थानीय निकाय और पंचायती राज तक में आरक्षण दिया गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह कि आजादी से अब तक राजस्थान से राज्यसभा में जाने वाली महिलाओं की संख्या केवल 9 पर सिमट गई। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या आधी आबादी की बात केवल नारों तक है या राजनीतिक दल वास्तव में आधी आबादी को पूरा प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। तो देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण देने को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। महिला आरक्षण कानून से उम्मीदें बढ़ी हैं कि आने वाले वर्षों में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। लेकिन राजस्थान के राज्यसभा इतिहास के आंकड़े बताते हैं कि इस दिशा में अभी लंबा सफर तय करना बाकी है। यानी 74 साल, 142 सांसद और सिर्फ 9 महिलाएं। ये आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की हकीकत को बयां करता है। अब देखना होगा कि आने वाले वर्षों में राजनीतिक दल अपने दावों को जमीन पर उतारते हैं या फिर राज्यसभा में महिलाओं की मौजूदगी इसी तरह से सीमित रहती है। जयपुर से शशि मोहन शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। वहीं जयपुर के रामगंज में आज एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक तरफ झुकी हुई 6 मंजिला इमारत को नगर निगम ने सुनियोजित तरीके से जमींदोज कर दिया। जोरदार धमाके के साथ इमारत धूल के गुबार में तब्दील हो गई। अवैध निर्माण और सुरक्षा के लिए खतरा बन चुकी इस इमारत के गिरने की तस्वीरें अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले चेतावनी, सबको किया गया आगाह, फिर हुई कार्रवाई। रामगंज की तंग गलियां, सांसें थामे खड़े लोग और सबकी नजर टिकी थी उस 6 मंजिला इमारत पर। वो इमारत जो दिनों से खतरे का दूसरा नाम बन चुकी थी, वो इमारत जो एक तरफ झुकी हुई थी और वो इमारत जिसके गिरने का डर हर पल आसपास रहने वालों को सता रहा था। लेकिन बुधवार सुबह 10:18 पर खतरे का ये अध्याय खत्म हो गया। नगर निगम की टीम ने प्लानिंग के साथ कार्रवाई की और कुछ ही सेकंड में पूरी बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई। जयपुर में परकोटा क्षेत्र में जितने भी जर्जर भवन हैं उनको चिन्हित कर नगर निगम की कार्रवाई की जा रही है ताकि किसी भी अनहोनी से पहले लोगों को सुरक्षित किया जा सके। जगन्नाथ शाह जी के रास्ते में रामगंज बाजार में इमारत थी जो करीब 20 साल से झुकी हुई थी, इसकी कंडीशन ठीक नहीं थी। इसे आज यहाँ पर ध्वस्त किया गया है, गिराया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। आप देख सकते हैं जो मलबा है वो यहाँ पर है और
यहाँ पर ये जो इमारत थी इसे गिराया गया। ये एक पेड़ यहाँ पर था पीपल का, जो कि पेड़ जो है वो अब गिर चुका है। यहाँ पर आप देखिए, मैं चाहूँगा सहयोगी निर्मल से वो दिखाएं आपको किस तरीके से यहाँ पर जो पेड़ है वो गिर चुका है और पूरी तरीके से जो इमारत है उसको गिराया गया। तमाम जो जाब्ता है वो तैनात पहले ही कर दिया गया था ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी अगर हो, किसी प्रकार कोई आपातकालीन सिचुएशन अगर आए तो ऐसे में मदद की जा सके लोगों की। किसी प्रकार से भी कोई भी अगर तकलीफ हो, किसी प्रकार की अगर मेडिकल इमरजेंसी कोई आती है, किसी प्रकार से कोई सिविल की कोई इमरजेंसी आती है तो उस सब के लिए पहले यहाँ पर जाब्ता तैनात किया गया था। अब यहाँ पर अधिकारी जो हैं वे लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो घर हैं आसपास के उनको खाली कर दिया जाए ताकि सुरक्षित रूप से ये जो इमारतें हैं, जो जर्जर भवनों को लेकर के कार्रवाई जो की जा रही है लगातार जयपुर नगर निगम की ओर से। जैसे ही इमारत को गिराया गया, जोरदार धमाका हुआ। पूरा इलाका धूल के गुबार से ढक गया। चारों तरफ सिर्फ मलबा और उड़ती हुई धूल नजर आई। राहत की बात ये रही कि कार्रवाई से पहले प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। आसपास के मकानों को खाली करा दिया गया था। कुछ यहाँ पर अधिकारी हैं, उनसे भी एक बार बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो कार्रवाई है वो की गई है और जो कैसे ये एक्शन है ये जारी रखा जाएगा। सर, जर्जर भवनों को लेकर के लगातार कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई की गई है, क्या कुछ इस एक्शन में लिया गया है? सर, ये अथॉरिटीज़ बता पाएंगे। एक्चुअली नगर निगम से ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। मेरा पार्ट जो है वो डिज़ास्टर से रिलेटेड है और हम लोग जो हमारी टीम के साथ आए हैं वो डिज़ास्टर के पार्ट को देखते हुए कि कोई हताहत ना हो, कोई पैनिक ना फैले और कोई ऐसा व्यक्ति अंदर नहीं रह गया हो जिसको रेस्क्यू करना पड़े। तो अभी हमने सारा चेक कर लिया था, जहाँ से इवैक्यूएट कराना था वहाँ से इवैक्यूएट भी करा लिया और जो डैमेज बिल्डिंग है उसका भी असेसमेंट चल रहा है किस तरीके से अपन बेहतर और कर सकते हैं। वी आर इन द प्लानिंग फॉर दैट। बताया जा रहा है कि ये इमारत अवैध तरीके से बनाई गई थी। समय के साथ इसकी स्थिति और खराब होती चली गई। इमारत एक तरफ झुक गई, जिससे किसी बड़े हादसे का खतरा लगातार बढ़ रहा था। नगर निगम ने तकनीकी रिपोर्ट और सुरक्षा आकलन के बाद इसे गिराने का फैसला लिया ताकि भविष्य में किसी जान माल के नुकसान से बचा जा सके। ये एक 6 मंजिला बिल्डिंग थी जो बिना अनुमति के लिए बनाई थी। तो इसमें 9 मई को कोई दरार आ गई, ऊपर बना रहे थे, उसी टाइम पे सूचना मिली तो तुरंत इसको खाली करने के लिए कह दिया गया था। उसके बाद टेक्निकल टीम बैठाई, टेक्निकल टीम ने जब इसको अनसेफ घोषित कर दिया तो उसके बाद में नियमानुसार इसको आज धराशायी की है। और कितना पुराना है सर? ये मकान मेरे अंदाज से जितना लोगों ने बताया 15-20 साल पुराना है। तो सर, क्या इसको पहले जब ये बन रही थी तो इसको नोटिस दिए गए थे, तो फिर ये 5 मंजिला कैसी चढ़ गई सर ये इमारत? सड़क भी काफ़ी कम है सर। हाँ, सड़क भी काफ़ी कम है, रामगंज का एरिया है, लेकिन अनऑथराइज रूप से इन्होंने बनाई है। ये मुझे पता नहीं कितने दिन पहले बनी है और जब इनको नोटिस दिए गए हैं, अभी भी नोटिस दिए कि आप इसको सेव करें या कार्रवाई करें, तो इन्होंने कुछ नोटिसों का कोई जवाब नहीं दिया। तो उसके बाद में नगर निगम ने कार्रवाई की। सेकंडों में सालों पुरानी इमारत इतिहास बन गई, लेकिन इसके साथ ही निगम का संदेश भी साफ है। जो इमारतें नियमों के खिलाफ बनी हैं, जो जर्जर होकर लोगों की जान के लिए खतरा बन रही हैं, उन पर अब सख्त कार्रवाई होगी। कि आप ये देखिए कि यहाँ पर एक ये जो पास की लगती हुई इमारत थी जिसे पहले ही खाली करा दिया गया था। जब ये बिल्डिंग अभी धाराशायी की गई है तो आप देख सकते हैं अंदर जो सामान रखा हुआ है, फ्रिज, कूलर, कुछ बेड है, वो जंगला आपको नज़र आ रहा होगा, ये बेड शीट्स, ये सब चीज़ें हैं जो रखी हुई हैं। पहले ही यहाँ पर इसको खाली करा लिया गया था। तो ऐसे में ये लोग जो हैं वो बहुत डर के साए में रह रहे थे और ऐसी जगह पर रह रहे थे जो कभी भी वो जो बिल्डिंग है वो गिर सकती थी। इसी को लेकर के जो यहाँ पर प्रशासन है उनके द्वारा कदम उठाया गया और ये जो बिल्डिंग है इसको यहाँ पे धाराशायी किया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी हो तो उसको पहले ही रोका जा सके। रामगंज की ये तस्वीर सिर्फ एक इमारत गिरने की कहानी नहीं है, ये चेतावनी है उन लोगों के लिए जो नियमों को ताक पर रखकर निर्माण करवाते हैं। ये संदेश है कि शहर की सुरक्षा से समझौता नहीं होगा। देखिए, ये जो पेड़ है यहाँ पर, ये पेड़ इसी बिल्डिंग में निकला हुआ था। इस पेड़ का तना जो है यहाँ पर देखिए, वो जो तना है वो यहाँ पर बचा हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद में ये जो तना है यहाँ से निकलता हुआ
ये जा रहा था और ये जो पेड़ है अब यहाँ पे गिर चुका है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है जब इसको धराशायी किया गया तो ऐसे में ये जो पेड़ है इसे भी नुकसान हुआ है। लेकिन चूंकि ये बिल्डिंग जो है लगातार पहले से झुकी हुई थी, जर्जर हालत में थी, तो इसे गिराया जाना बहुत ज़रूरी था। पुलिस का जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया। नगर निगम की ये कार्रवाई ये संकेत है कि जयपुर के परकोटे इलाके में जर्जर और अवैध इमारतों की अब खैर नहीं, क्योंकि निगम की नजर अब हर उस ढांचे पर है जो कभी भी हादसे की वजह बन सकता है। जयपुर से विश्वास शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। वहीं जोजरी नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने की मुहिम अब निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। नदी में गंदा पानी छोड़ने वाले उद्योगों और अवैध फैक्ट्रियों को चिन्हित किया जा रहा है। जोजरी को साफ रखना है, सुप्रीम निर्देश को मानना है, अवैध यूनिट्स को बंद कराना है। जोधपुर बालोतरा में प्रशासन का एक्शन नॉनस्टॉप है। नदी को प्रदूषित करने वाली अवैध फैक्ट्रियों पर कार्रवाई जारी है। यही वजह है कि प्रशासन अब पूरी तरीके से अटैकिंग मोड में है। बासनी इलाके में चल रहे सैकड़ों टेक्सटाइल यूनिट्स को बंद किया जा चुका है। अवैध फैक्ट्रियों पर बुलडोजर चल रहा है और आने वाले दिनों में कार्रवाई का दायरा और बढ़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लगातार जोधपुर इंडस्ट्री एरिया में करीब 306 फैक्ट्रियां जहां बंद कर दी गई, वहीं अगर बात की जाए नगर निगम सीमा में चलने वाली अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ नगर निगम एक्टिव हुआ है। अगर बात की जाए बुधवार रात को एक फैक्ट्री को ध्वस्त किया था, लेकिन आज सुबह से अगर बात की जाए, आप देखिए ये पावटा बीजेएस कॉलोनी के पास फैक्ट्री है। आप देखिए तमाम वो हौद है जो केमिकल से और पानी से जो भरे हुए थे और उसमें ये रंगई छपई के कपड़े सुखाने के लिए डाले हुए थे। रात को ही जब निगम को सूचना मिली कि यहाँ बड़ी मात्रा में जो है कपड़े हैं जो सुखाने के लिए और कलर के धोने के लिए लाए गए हैं, उसके बाद यहाँ पर जो है कर्मचारियों को तैनात कर दिया था और अब अल सुबह लगा जो है ये कार्रवाई शुरू की गई है। अब देखिए तमाम ये कपड़े जो है सीज किए जा रहे हैं। ये छोटी सी मशीन जिसमें कपड़े सुखाए जाते हैं। आप देखिए इसी तरह की छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ शहर में करीब 262 है, जिसको हटाने का काम अब नगर निगम करने जा रहा है। नगर निगम के अधिकारी होंगे, उनसे भी हम जानने का प्रयास कर लेंगे कि किस तरह से जो है ये कार्रवाई की जा रही है। आप देखिए ये केमिकल से भरे हुए ड्रम है जो सीज किए गए, ये पंखे स्टैंड तमाम वो चीज़ें हैं जो ये सीज करने की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन कह सकते हैं जिस तरह से जो 262 फैक्ट्रियाँ जो है उनको सीज करने का और उनको हटाने का काम अब जो है नगर निगम प्रशासन कर रहा है। कार्रवाई का सबसे बड़ा असर बासनी औद्योगिक क्षेत्र में देखने को मिला है। प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 306 टेक्सटाइल यूनिट्स को बंद करवा दिया है। इन यूनिट्स पर पर्यावरण मानकों की अनदेखी और नदी में प्रदूषण फैलाने के आरोप हैं। 9 दिन का आप लोगों ने प्लान बनाया। सर किस तरह से प्लान बनाया 9 दिन का? और 262 फैक्ट्रियाँ जो है नगर निगम सीमा में चल रही है। नगर निगम के सीमा के अंदर जो 262 इकाइयों को चिन्हित किया गया है, उन इलीगल रंगाई छिपाई की जो यूनिट्स है उनको तहत हमने पुलिस जाब्ते के लिए लिखा है और संपूर्ण इकाइयों पर कार्रवाई के लिए नगर निगम की टीम द्वारा की जाएगी। बुधवार रात को हमने पाल रोड पे 2 फैक्ट्रियां हटाई थी और दोनों फैक्ट्रियां ध्वस्त कर दी पूर्ण रूप से। और इस तरह की कोई भी अवैध फैक्ट्री जो नगर निगम सीमा में होगी, उन सभी लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि वो लोग इन तरह की इकाइयों को बंद कर दें। अदरवाइज हम उन इकाइयों को चिन्हित करेंगे और हमें ऊपर से स्पष्ट निर्देश है कि इस तरह की इकाइयों को नगर निगम सीमा में बिल्कुल नहीं चलने देना। यही नहीं, अवैध रूप से संचालित फैक्ट्रियों पर भी प्रशासन की नजर बनी हुई है। करीब 262 अवैध फैक्ट्रियों को चिन्हित किया गया है। इनमें से कई के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जबकि बाकी के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की तैयारी है। टीम ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण ध्वस्त किए। प्रशासन का संदेश साफ है, जोजरी को स्वच्छ रखना सबकी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना हर हाल में होगी और प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जोधपुर से अरुण हर्ष की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। और अनु सुसाइड केस में अनु का पति गौतम मीना लगातार ठिकाने बदलता रहा और आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया गौतम मीना। अनु मीना सुसाइड केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली और
7 अप्रैल को हुई अनु की मौत के बाद से फरार चल रहे पति गौतम मीना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एफआईआर दर्ज होने के बाद 21 दिनों तक पुलिस को चकमा देने वाला आरोपी अब सलाखों के पीछे है। इक्कीस दिन 5 जिले बदलता रहा ठिकाना। पुलिस के हत्थे चढ़ गया गौतम मीना। अनु सुसाइड केस में बड़ी कामयाबी। अनु मीना सुसाइड केस में 21 दिन से फरार चल रहे आरोपी पति गौतम मीना का आखिरकार खेल खत्म हो गया। पुलिस ने लंबे समय से पीछा करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। पत्नी की मौत के बाद से ही गौतम पुलिस की पकड़ से दूर था और लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। पिछले 15 दिनों से हमारी टीमें जो है इसके पीछे लगी हुई थी। आज हमने इसे अरेस्ट कर लिया है। अब इससे पूछताछ कर रहे हैं। जितनी भी चीज़ें अभी तक सामने आई हैं, चाहे वो सीसीटीवी फुटेजेस हो या व्हाट्सएप चैट्स हो या अन्य जो भी साक्ष्य हमारे सामने आए हैं, उनका हम बेसिकली एनालिसिस कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं। बाकी इसके पूछताछ में अगर कोई नई चीज़ भी अगर सामने आएगी तो फिर उस दिशा में भी काम करेंगे। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी गौतम मीना जयपुर से टोंक गया, उसके बाद अजमेर नागौर में रहा, यहां से वृंदावन और मथुरा समेत कई जगहों पर छिपता रहा। मथुरा में अपने गुरु के आश्रम में रह रहा था। आरोपी जैसे ही जयपुर पहुंचा, स्पेशल टीम ने आरोपी को धर दबोचा। प्रथम दृष्टया तो कर रहा है, सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, वो तो प्रथम दृष्टया स्वीकार कर रहा है। और बाकी फिर सुसाइड के करने के पहले किस तरीके की परिस्थिति थी और किन फैक्टर्स को कंसीडर करना है अनुसंधान में, उस विषय में अनुसंधान कर रहे हैं। मामला 7 अप्रैल का है, जब अनु मीना ने आत्महत्या कर ली थी। मृतका के परिजनों ने 15 मई को मुहाना थाने में एफआईआर दर्ज कराते हुए आरोपी पति गौतम मीना पर गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप था कि वह अनु के साथ मारपीट करता था, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था और लगातार दबाव बनाता था। परिवार का कहना था कि इसी प्रताड़ना से परेशान होकर अनु ने अपनी जान दे दी। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसियां ये जानने में जुटी हैं कि फरारी के दौरान उसे किसने मदद पहुंचाई और वो किन किन लोगों के संपर्क में था। वहीं अनु मीना के परिवार को उम्मीद है कि अब उनकी बेटी को न्याय मिलेगा। 21 दिनों तक कानून से आंख मिचौली खेलने वाला गौतम मीना अब पुलिस गिरफ्त में है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पूछताछ में और कौन कौन से राज सामने आते हैं और क्या अनु मीना को न्याय दिलाने की राह अब आसान होगी। वहीं कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की है और इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश में खेती की पारंपरिक और टिकाऊ पद्धतियों को बढ़ावा देना, रासायनिक खाद और उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग पर नियंत्रण करना है। कृषि मंत्री ने प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों और किसानों से अपील की है कि वो अपनी कृषि भूमि का कम से कम 25% हिस्सा जैविक खेती के लिए आरक्षित करें। इसके साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि किसान फसल उत्पादन में संतुलित और सीमित मात्रा में ही रासायनिक खाद का इस्तेमाल करें, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और उत्पादन पर दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव पड़े। कृषि मंत्री ने भी कहा कि सीमावर्ती जिलों में अन्य राज्यों से अवैध रूप से लाए जा रहे उर्वरकों पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। इसके साथ ही मानसून की तैयारियों को लेकर भी आप कृषि विभाग ने अपनी कार्य योजना तैयार कर ली है। ये हमारा राज्य खेत बचाओ अभियान में अग्रणी है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इस दौरान इस समय 15, 20, 25 साल से जो केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं किसान, उससे खेती की गुणवत्ता कम हो रही है, उपज भी घटती जा रही है। एक समय ऐसा भी आ सकता है कि खेत पूरी तरह से बंजर हो जाए, इसलिए उसको बचाने के लिए हरी खाद या वर्मी कंपोस्ट द्वारा की तैयार की। और सतीश पुनिया से हमारे संवाददाता बातचीत करें, सीधे आपको दिखाते हैं। उनको बधाई दे रहे हैं। सतीश जी, पहली प्रतिक्रिया क्या है? पार्टी ने एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं तो अभी भी अपने आप को एक सामान्य कार्यकर्ता मानता हूं और इस बात के लिए हमेशा तत्पर और तैयार थे कि पार्टी जब भी जो भूमिका दी उसको ईमानदारी से पूरा करेंगे। तो ये जो पार्टी ने सम्मान दिया है, एक सामान्य कार्यकर्ता का सम्मान है। मैं समझता हूं कि जो पार्टी ने मुझ पर जो भरोसा किया है उसको पूरा करने की कोशिश। राजस्थान में एक सियासी पारी, फिर संगठन में एक भूमिका और अब एक नए रास्ते पे पार्टी ने आपको भेजा। देखिए, वो जो अटल जी की कविता है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं मैं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही।
तो हर भूमिका के लिए पार्टी जैसा चाहे जब चाहे हम लोग तत्पर और तैयार होकर काम करें। राजस्थान में राज्यसभा में चुने जाने के बाद की अगर हम बात करें तो कैसे मुद्दे अभी जहन में है, क्योंकि बहुत बारी आरोप लगता रहा है कि राजस्थान के उम्मीदवार खासतौर पे कांग्रेस के शासनकाल में नहीं रहे, तो उस तरह का लाभ राजस्थान को नहीं मिला। स्वाभाविक रूप से कि जो राजस्थान के जहाँ तक हक की बात है और राजस्थान की आवाज़ की बात है, वो उचित जगह पूरी मजबूती से उठाएंगे और राजस्थान के हक के लिए केंद्र की तरफ से जितनी मदद हो सकेगी राजस्थान की आवाम के लिए पूरी कोशिश। संगठन पहला प्यार रहेगा। हाँ, संगठन तो है ही, पहला भी और आखिरी भी। बहुत शुक्रिया सतीश पूनिया जी, राज्यसभा के भाजपा के उम्मीदवार हैं और कह रहे हैं कि पार्टी ने जो नई जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन होगा। हालांकि अभी उम्मीदवार हैं लेकिन 2 सीटों पे कहीं कोई संशय है नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि 3 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, 1 सीट कांग्रेस के खाते में और 2 सीट भाजपा के खाते में। और एक तस्वीर आप देख लीजिए कि जोरदार वेलकम जो है पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सतीश पूनिया का माला पहनाकर कर रहे हैं। और जो बड़ी बात इन्होंने कही कि पार्टी चाहे कार्यकर्ता के रूप में जो भी जिम्मेदारी दे, लेकिन संगठन जो है उनका पहला और आखिरी प्यार रहेगा। कैमरामैन जसराज के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी जयपुर। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आपका ही मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।